क्या होगा अगर कुछ बदमाश सालों से सो रहे एक बहुत ही खतरनाक शैतान को जिंदा कर दे। आखिर इंसानियत बच भी पाएगी कि नहीं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 4 बच्चों को दिखाते हुए जो कि जंगल में अपनी जान बचाकर किसी से भाग रहे थे। वो चोरों तो बहुत ही ज्यादा डर कर ऊपर की तरफ देख रहे थे। तब जाकर ये रिवील हुआ कि उन सभी का पीछा एक बहुत ही बड़ा दानव कर रहा था। वो दानव तो लगातार उन चारों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। दरअसल वो चारों बच्चे हाफ ब्लड थे, यानी कि वो आधा इंसान और आधा देवताओं के बच्चे होते हैं और बुरी ताकतों को इन बच्चों को मारकर शक्ति मिलती थी। उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की वजह से उनकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ी हुई होती है। तब तालिया नाम की एक लड़की ने अपने बाकी तीनों दोस्तों को वहाँ से भागने के लिए कहा और अब तो वो खुद ही उन मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी। हालांकि इन सारी चीजों से टालिया के बाकी दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने टालिया को जान से मार दिया था। पर अब यार टालिया तूफान की देवता की बेटी थी और वो इस तरीके से अपनी बेटी को नहीं मरने देना चाहते थे। इसलिए तूफान के देवता ने अपनी थोड़ी सी शक्तियों का यूज करके टालिया की आत्मा को एक बहुत ही बड़ी पेड़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये पेड़ एक संजीवनी जड़ी बूटी का होता है जिसके चारों तरफ अचानक एक बहुत ही बड़ी इनविजिबल दीवार तैयार होने लगी और इस दीवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ ब्लड के इंसान ही जा सकते थे, यानी कि उन मॉन्स्टर्स और शैतानी आत्माएं इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। अब देखते ही देखते कुछ सालों बाद यहाँ पर हाफ ब्लड के बच्चों का एक बड़ा सा कैंप बन जाता है। सारे हाफ ब्लड बच्चे जो इंसानों और देवताओं के मेल से बने थे वो इसी कैंप में आकर अपनी ट्रेनिंग करते और अपनी पावर्स बढ़ाते। उन सभी में वो 3 बच्ची भी थी जो टालिया के साथ कई साल पहले मरते मरते बचे होते हैं। उन सभी की भी ट्रेनिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। अब एक दिन पता नहीं कैसे उनकी कैंप के अंदर एक आंख वाला लड़का आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। कैंप के टीचर्स और मेंटर्स ने तो उसे बिठाकर उससे पूछताछ करने लगे। तब जाकर वो लड़का जिसका नाम टायसन होता है वो ये कह रहा था कि मैं देवता पोसाइडन का बेटा हूँ। तभी वहाँ के टीचर्स ने पर्सी नाम की इस स्टूडेंट को बुलाया क्योंकि पर्सी भी पोसाइडन का ही बेटा था। लेकिन टीचर्स और मेंटर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि टायसन को इस लोकेशन का पता कैसे चला, क्योंकि उस संजीवनी पेड़ की वजह से ना ही ये शील्ड क्रिएट हुई थी बल्कि बाहर का कोई भी ये देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है। अब टायसन भी एक हाफ ब्लड होने के कारण उसे कैंप में शामिल कर लिया जाता है। पर्सी टायसन से खूब सारी बातें कर रहा था क्योंकि एक तरीके से वो उसका भाई हो गया। टायसन बताता है कि मैं कुछ समय पहले अपने फादर पोसाइडन से मिला था, लेकिन पर्सी तुरंत ही जवाब देता है कि देवता कभी भी अपने बच्चों से मिलते नहीं, आखिर तुम कैसे हमारे फादर से मिल गए। टायसन बोलता है कि कुछ समय पहले मैं जंगल में भटक गया था और बीच रास्ते में ही मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया। तभी मुझे मेरे फादर पोसाइडन की झलक दिखी थी जो मुझे इस जगह पर लेकर आ गए। अब उस जगह पर क्लैरिस नाम की एक दूसरी लड़की आ जाती है जो टायसन का एक आंख होने पर उसका मजाक उड़ा रही थी। टायसन भला इन सारी चीजों से बचने के लिए आखिरकार क्या करता। तभी थोड़ी देर बाद टायसन ने पर्सी को बताया कि मुझे यहाँ कहीं पर सांड की बदबू क्यों आ रही है और अब मानो वहाँ पर भूकंप सा आने लगा था। सारे स्टूडेंट जब प्रोटेक्शन वॉल के पास जाकर देखते हैं तब बाहर से एक रोबोटिक सांड अंदर आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि वो सांड इतनी कड़क प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ ही नहीं सकता और अब अचानक से रोबोटिक सांड ने अपना पूरा जोर लगाते हुए प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर अंदर घुस जाता है। सभी स्टूडेंट्स उस बुल से डरकर वहाँ से भागने लगे थे क्योंकि वो रोबोटिक बुल बहुत ही तेजी से उन सभी पर हमला करने के लिए आता है। वो सांड तो जरा भी रहम नहीं कर रहा था उन स्टूडेंट्स के ऊपर और अब अचानक क्लैरिस उसके सामने गिर जाती है जिससे कि सांड उसके ऊपर हमला करने आ गया था। पर तभी अचानक उसके सामने टायसन आ जाता है जिसने की क्लैरिस की जान बचाई और उस सांड के सींग को पकड़कर रोकने लगा। लेकिन उस रोबोटिक सांड ने तो एकदम से झटका देकर टायसन को दूर फेंक दिया था। अब पर्सी उस सांड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो पर्सी को लगातार अपनी तरफ खींचने लगा था और एक समय ऐसा आता है जब वो सांड अपनी नुकीले ब्लेड्स की मदद से पर्सी को मारने जा रहा था। तभी पर्सी ने अपने फादर द्वारा दिए गए एक पेन को एक्टिवेट किया और उस रोबोटिक सांड के मुंह के अंदर मार दिया। थोड़ी देर में पर्सी की वो पेन एक बड़ी सी तलवार बन जाती है जो उस रोबोटिक सांड के मुंह के अंदर जाकर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गई थी। अंत में जाकर वो बुल भी एकदम से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कैंप के टीचर्स ने नोटिस किया कि टालिया का वो संजीवनी पेड़ मर रहा है। किसी ने टालिया के पेड़ के अंदर एक अजीब तरीके का जहर डाला है। तब जाकर पर्सी उस जगह पर आकर कह रहा था कि ये काम ल्यूक का हो सकता है क्योंकि ल्यूक शैतानी देवता को नर्क से जिंदा करना चाहता था। ल्यूक तो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ कैंप छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
पर अब पर्सी और बाकी टीचर्स को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तालिया का पैर मर रहा था और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो चारों तरफ बनी हुई प्रोटेक्शन वॉल भी टूट जाएगी, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स और ये कैंप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्हें तो जल्द से जल्द कुछ रास्ता ढूंढना होगा तालिया के पैर को वापस जिंदा करने के लिए। अब यहाँ पर्सी के टीचर ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी हुई है, इसीलिए अब पर्सी तुरंत ही ओरेकल्स के पास चले गया था जो उसे भविष्यवाणी के बारे में बताएगी। ओरेकल्स वो जादूगर होते हैं जो किसी का भी भविष्य देख सकते थे। ओरेकल्स पर्सी को बताती है कि सबसे पहले भविष्य देखने के लिए तुम्हें पास्ट के बारे में जानना होगा। दरअसल ये पूरी दुनिया शुरू होने से पहले यहाँ पर टाइटन्स यानी कि राक्षसों का राज हुआ करता था। उन सभी मॉन्स्टर का एक बहुत ही बड़ा शैतानी देवता जिसका नाम क्रोनोस होता है, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी और गुस्सैल था। क्रोनोस तो अपनी संतानों को मार कर खा जाया करता। क्रोनोस का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा होता है, लेकिन अब तीन देवता ज़ूस, पोसाइडन और हीडिस मिलकर उस बड़े शैतान क्रोनोस को एक साथ मिलकर हरा देते हैं और टॉर्टरस की दीवारों के अंदर कैद कर देते हैं। क्रोनोस के बाकी सारे मॉन्स्टर साथी भी उसके अंदर चले गए थे, लेकिन क्रोनोस ने वादा किया था कि वो आजाद होने पर सभी देवताओं को खत्म कर देगा। और अब शायद से वो समय आ चुका है जब टॉर्टरस की दीवारें टूटकर क्रोनोस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ भविष्यवाणी ये थी कि क्रोनोस शैतान को सिर्फ वही लड़का मार पाएगा जो उन तीनों देवताओं में से एक का बेटा होगा, और वो बिजली के देवता के बेटे से फाइट करेगा। दरअसल बिजली के देवता का बेटा लूक होता है जो सभी को धोखा देकर यहाँ से चला गया था, पर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देवताओं का वो बेटा या तो क्रोनोस को खत्म करके चारों तरफ शांति ला देगा या फिर पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। अब पर्सी ये सारी चीजें अपने टीचर को आके बता देता है। उस टीचर ने थोड़ा एनालाइज करके कहा कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि ज़ूस, पोसाइडन और हेडिस के सारे बच्चे मारे गए हैं। सिर्फ तुम, लूक और टाइसन ही बचे हो जो कि उन देवताओं के बेटे हैं। लेकिन पर्सी को तो खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि वो किसी इतनी बड़ी शैतान को खत्म कर सकता है। अब यहाँ एनाबेथ और ग्रोवर अपने टीचर के पास एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिससे कि वो तालिया के मरते हुए पेड़ को ठीक कर सके। एनाबेथ और ग्रोवर ने अपनी डीप रिसर्च करके ही बताया कि गोल्डन फ्रीज नाम की एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिससे कि किसी भी घायल चीज को ठीक किया जा सकता है या फिर जिंदा किया जा सकता है। अगर हम इस गोल्डन फ्रीज को लाकर तालिया के पेड़ के ऊपर रख दें तब शायद तालिया ठीक हो सकती थी, और अगर वो ठीक हो जाएगी तो चारों तरफ मौजूद वो प्रोटेक्शन वॉल भी वापस बन सकती है। हालांकि ये सुनने के बाद टीचर उन दोनों को मना कर रहा था, क्योंकि इस गोल्डन फ्री को आज तक जो भी लाने गया वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। ये गोल्डन फ्री उस समुद्र में मौजूद है जिसे कि इंसान बर्मुडा ट्रायंगल कहते थे, जो तुम सबके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर तो वो टीचर एनाबेथ और ग्रोवर को सारी चीजें मना करके बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने एकदम महान बनने के लिए उनका प्लान चोरी करके बता रहे थे कि हमें किसी भी हालत में गोल्डन फ्रीज को ढूंढना होगा जिससे कि हम तालिया के पेड़ को ठीक कर सके। अब टीचर ने अपने हिसाब से क्लैरिस को गोल्डन फ्री ढूंढने के लिए भेज दिया था। क्लैरी इस बात से बहुत खुश होती है। पर्सी यहाँ पर क्लैरिस से कह रहा था कि तुम वहाँ अकेली नहीं होगी, लोग भी अपने खतरनाक मॉन्स्टर्स और आदमियों के साथ गोल्डन फ्री ढूंढ रहा होगा, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। लेकिन क्लैरिस तो एकदम एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है। पर तभी एनाबेथ और ग्रोवर ने डिसाइड किया कि वो पर्सी के साथ गोल्डन फ्री को ढूंढने के लिए निकलेंगे, क्योंकि एक गलती की वजह से वो खतरनाक शैतान भी बाहर आ सकता था। इसीलिए अब वो तीनों बिना किसी को बताए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन तीनों को टाइसन मिल गया था जो कह रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। हालांकि एनाबेथ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन पर्सी टाइसन को शामिल कर लेता है। अब एनाबेथ ने अपनी थोड़ी जादू का यूज करते हुए एक सीटी मारकर जादुई गाड़ी बुला ली थी, जिससे कि दो मुर्दा इंसान चला रहे थे। अब अंदर बैठकर वो सब 200 स्पीड की तेजी से चलने लगे होते हैं। वो सब तो जल्द से जल्द अपना सफर तय करते हुए वॉशिंगटन डीसी में पहुंच गए थे। यहाँ से उन चारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी दूर और जाने पर अचानक लूक के कुछ आदमी वहाँ आकर ग्रोवर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। पर्सी एकदम परेशान हो गया था कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। तब जाकर एनाबेथ ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम लूक की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। एनाबेथ, पर्सी और टाइसन जल्द से जल्द लूक के फादर की एक फैक्ट्री में पहुंच गए थे। बात करके ये पता चला कि लूक के फादर भी अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान है।
वो उन सभी को लूक का लोकेशन बताते हुए पर्सी को एक मैजिकल टेप देते हैं, जिससे कि अगर वो किसी चीज पर भी लगाएगा तो वो गायब हो जाएगी, और साथ ही साथ एक छोटा सा कैन जिससे कि समुद्र में उसकी मदद होगी। पर्सी और उसके दोस्तों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सब जल्द से जल्द समुद्र के किनारे आ गए थे, जिसके बीचों बीच लूक की शिप होती है जो उसके ऊपर मौजूद था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वो उतनी दूर तैर के कैसे जाएंगे। तभी टाइसन पानी में हाथ डाल के अपने फादर को याद करता है कि उनकी मदद कीजिए, और तभी पानी के अंदर से एक दरियाई घोड़ा उनकी मदद करने के लिए बाहर निकल गया था, जो देखते ही देखते तीनों को अपने ऊपर बिठाकर नाव के पास छोड़ देता है। पर्सी, एनाबेथ और टाइसन जल्द से जल्द शिप के अंदर जाकर ये दिख रहे थी कि लूक अपने बहुत सारे साथियों के साथ मौजूद था। वहाँ पर तो कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिन्होंने बदकिस्मती से पर्सी और उसके दोस्तों को देख लिया था। उन तीनों को तो जल्द से जल्द बंदी बना लिया जाता है। पर्सी लूक से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे दोस्त टाइसन को कहाँ रखा है। लूक कह रहा था कि टाइसन यहाँ पर नहीं, बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल के एक बहुत ही खतरनाक शैतानों के बीच में रखा गया है। यहाँ पर लूक बता रहा था कि मुझे भी किसी हालत में गोल्डन फ्री चाहिए, क्योंकि उसका यूज करके वो क्रोनोस जिसकी समाधि वो लेकर आया था उसके ऊपर रख के क्रोनोस को जिंदा कर दे, जिसके बाद क्रोनोस जिंदा होकर ओलंपस और उसके सारे देवताओं को खत्म कर देगा। एनाबेथ तो गुस्सा होकर लूक को बता रही थी कि तुम्हें तालिया का जरा भी फिक्र नहीं है, जिसने हमारी जान के लिए अपनी जान कुर्बान पर लगा दी थी। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिन 4 बच्चों को दिखाया गया था वो एनाबेथ, लूक, पर्सी और ग्रोवर होते हैं। अब यहाँ लूक ने पर्सी और उसके सारे दोस्तों को पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था। तभी पर्सी को वो मैजिकल टीप याद आती है जिसे कि लूक के फादर ने दिया होता है। पर्सी ने वो टीप निकालकर पिंजरे के चारों तरफ लगा दिया, जिसके बाद वो पिंजरा एकदम से गायब हो जाता है। इसी तरीके से पर्सी अपने दोनों दोस्तों को छुड़ाकर उस जगह से तुरंत ही निकल गया था। वो तो अपनी छोटे से नाव लेकर ग्रोवर को बचाने के लिए एक समुद्री इलाके में पहुंच जाते हैं। ये इलाका और कुछ नहीं बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल था, जहाँ पर शैतानी शक्तियों का वास होता है। अब तो देखते ही देखते उनकी नाव को अचानक बहुत सारी शार्क घेर लेती हैं। हालांकि पर्सी और टाइसन देवताओं के बेटे थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। कुछ ही समय बाद वो सारी शार्क्स उनकी बोट को घेर लेती है, और अब वो लगातार पानी के बनाए गए एक बवंडर के अंदर जा रहे थे, जिसकी बीचों बीच एक बड़े से मॉन्स्टर का मुंह होता है। और अब उस मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोलकर तीनों को पेट के अंदर डाल दिया था। पर्सी, एनाबेथ और टाइसन तो अब उस क्रिएचर के मुंह के अंदर आ गए थे, जो किसी विशालकाय अपार्टमेंट के जैसा लग रहा था। पर्सी और उसके दोस्तों ने देखा कि क्लैरिस भी अपने साथियों के साथ इस क्रिएचर की पेट में मौजूद है। डरा देने वाली बात ये थी कि अब वो क्रिएचर अपने पेट में रखी गई सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसीलिए अब पर्सी क्लैरिस को समझाता है और उनके साथ एक टीम बनाकर शिप के अंदर मौजूद बड़े बड़े हथियारों की मदद से उस क्रिएचर के पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल गया था। पर्सी और उसके सारे दोस्त जल्द से जल्द वहाँ पर मौजूद एक बड़े से शहर में पहुँचते हैं। ये वही जगह था जहाँ पर गोल्डन फ्रीज मौजूद होती है और ग्रोवर भी फंसा हुआ था। जल्द से जल्द एक बड़ी सी गुफा में आने के बाद पर्सी और उसके दोस्त देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिएचर, ग्रोवर ने तो उस क्रिएचर जैसा ही अपना भेष बना लिया था, जिससे कि वो उसे डैमेज न पहुंचा सके। वो वहाँ पर उसकी गुलामी करते हुए लगातार ये कोशिश कर रहा था कि वो उस दानव के कंधे पर रखे हुए गोल्डन फ्रीज को चुरा ले। अब यहाँ ग्रोवर उस क्रिएचर का ध्यान भटका रहा था और पर्सी चला जाता है उसके कंधे पर रखी हुई गोल्डन फ्रीज को निकाल ले। हालांकि पर्सी ने वो गोल्डन फ्रीज ले लिया था, लेकिन उस क्रिएचर को ये बात पता चल जाती है और वो सभी को मारने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। पर्सी ग्रोवर को लेकर अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द उस गुफा से बाहर आ गया था। गुफा बंद होने की वजह से वो क्रिएचर अंदर ही फंसा रह जाता है। सभी को लग रहा था कि उनके पास गोल्डन फ्रीज आ चुकी है तो वो बच जाएंगे, लेकिन उसी वक्त लूक अपने बाकी हाफ ब्लड क्रिएचर्स के साथ उस जगह पर आ गया था, जो पर्सी को कहता है कि तुम मुझे सही सलामत वो गोल्डन फ्रीज दे दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसीलिए अब लूक एक तीर निकालकर पर्सी के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन टाइसन पर्सी के बीच में आ गया था, जिससे कि तीर डायरेक्टली उसे लग गई और अब टाइसन की जान चले जाने के बाद वो पहाड़ से नीचे पानी में गिर गया था। लूक ने तो तुरंत ही पर्सी से वो गोल्डन फ्रीज ले लिया होता है और अब वो चला गया था क्रोनोस की समाधि पर गोल्डन फ्रीज डाल के उसे जिंदा करने के लिए। यहाँ पर पर्सी खुद को बहुत ही ज्यादा दोष दे रहा था कि उसने सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, साथ ही साथ उसकी वजह से उसका भाई टाइसन भी मारा गया। उसे लग रहा होता है कि भविष्यवाणी में सही कहा था कि या तो वो ब्रह्मांड को बचा लेगा या फिर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यहाँ पर एनाबेथ और ग्रोवर पर्सी को समझा रहे थे कि अभी भी हमारे पास चांस है, हम चाहे तो सारे देवताओं और ओलंपस को बचा सकते थे।
पर्सी को इन सारी चीजों से कॉन्फिडेंस मिला और अब वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था लूक को रोकने के लिए। हालांकि लूक ने क्रोनोस की समाधि पर वो गोल्डन फ्रीज रख दिया होता है, जिससे कि उसे थोड़ी थोड़ी पावर्स मिल रही थी और क्रोनोस जिंदा हो रहा था। पर्सी तो लगातार लूक के साथ फाइट करता रहता है अपनी उस तलवार की मदद से जो उसके फादर की होती है। पर्सी के सारे दोस्त लूक के साथियों के साथ लड़ाई करने में मदद कर रहे थे, पर तभी लूक की तलवार पीछे से कोई पकड़ लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि टाइसन था। पर्सी टाइसन को देखकर एकदम शॉक रह जाता है कि तुम तो मर गए थे। तब जाकर टाइसन ने बताया कि मैं समुद्र में गिर गया था, लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदद की। पर शायद अब काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि गोल्डन फ्ली के पावर्स की मदद से वो क्रोनोस जो कि हजारों सालों से सोया हुआ था, वो अपनी कब्र फाड़ कर पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है। क्रोनोस बहुत ही ज्यादा विशालकाय और खतरनाक था। लूक तो क्रोनोस के सामने जाकर कहता है कि मैंने आपको जिंदा किया है और मैं आपका एक तरीके से पोता हूँ, लेकिन यहाँ क्रोनोस ने तो लूक को उठाकर डायरेक्टली अपने मुंह में डाल दिया था, क्योंकि क्रोनोस किसी का भी सगा नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि वो तो अपने रिश्तेदारों और बेटे को भी खा जाता था। पर अब यहाँ पर्सी के हाथ में जो उसके फादर पोसाइडन की तलवार होती है वो चमकने लगी थी, इसीलिए अब पर्सी तुरंत ही जाकर क्रोनोस के पैर पर उस तलवार से वार करता है, जिससे कि क्रोनोस को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था और वो अपनी समाधि के अंदर जा रहा होता है। इन सारी चीजों से पर्सी को समझ गया था कि यही श्रापित तलवार है जिससे कि क्रोनोस को खत्म किया जा सकता है। पर्सी तुरंत ही क्रोनोस को चकमा देकर उसकी बॉडी में तो अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे कि क्रोनोस पूरी तरीके से एकदम मिट्टी में बनकर अपनी समाधि में वापस चला गया था। पर्सी ने तो बड़ी बहादुरी के साथ क्रोनोस को अपनी दुनिया में वापस भेजकर सारे देवताओं की जान बचा ली। लेकिन यहाँ अचानक लूक का एक खतरनाक क्रिएचर एनाबेथ के बॉडी में अपना नुकीला डंक घुसा देता है। पर्सी ने तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से उस खतरनाक क्रिएचर को मार गिराया, लेकिन यहाँ पर एनाबेथ पूरी तरीके से मर चुकी थी। पर्सी ने तो जल्द से जल्द अपनी उस गोल्डन फ्लीट को उठाया और एनाबेथ के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर की अंदर अंदर एनाबेथ की जान वापस आ जाती है, यानी कि यह गोल्डन फ्लीट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिससे कि मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकता है। अब पर्सी और उसके सारे दोस्त गोल्डन फ्रीज को लेकर अपने कैंप में आ जाते हैं। पर्सी ने तो जल्द से जल्द तालिया के मरते हुए पेड़ पर गोल्डन फ्रीज रख दिया था, जिससे कि देखते ही देखते तालिया का पेड़ ठीक होने लगा और वो एकदम हरा भरा हो जाता है। चारों तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन वॉल फिर से बन गई थी, यानी कि उन हाफ ब्लड स्टूडेंट्स का कैंप पूरी तरीके से सुरक्षित था। इस तरीके से पर्सी और उसके दोस्तों ने मिलकर ना ही देवताओं को बचाया, बल्कि अपने बस्ती वालों का वजूद भी बचा लिया। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यही खत्म हो जाती है।